कैसे हो आप सब। आप सभी को नमस्कार। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा आपको अगले वीडियो के लिए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फटाफट दो तीन बातें हम कर लेते हैं, उसके बाद में सीधा हम अपनी क्लास के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो प्रत्येक कक्षा के 2 या 3 वीडियो डालेंगे एक अध्याय के, जिसमें आपका एक अध्याय पूरा हो जाएगा। तो पहला जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति और उसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसका दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आपका ये अध्याय पूरा हो जाएगा। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोगों को देखना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी करें। कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों तक इसे अवश्य आप लोग पहुंचाएं। एक बात मैं आप लोगों के साथ में साझा कर देता हूं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की तो पाठ्यक्रम में ये किताब है, तो उन्हें भी इसे जरूर देखना चाहिए। सप्ताह में हम 2 वीडियो लेकर आएंगे और 2 या 3 वीडियो लेकर आएंगे। अगले वीडियो का आप लोगों को इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया कि रिवीजन जब हमारा कोर्स नवंबर तक पूरा हो जाएगा, आप लोगों को 5 मॉडल पेपर हल करवाएंगे, विद आंसर आप लोगों को पीडीएफ भी देंगे। कमेंट्स बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां आप लोगों को जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आज की क्लास की पूरी पीडीएफ आप लोगों को वहां मिल जाएगी। मेरे मोबाइल नंबर भी आपको वहां मिल जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। बिना किसी औपचारिकता के, बिना आपका समय खराब किए सीधे हम क्लास पर लौटते हैं एक मोटिवेशनल पंक्ति के साथ में कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप अपना हौसला बरकरार रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। राजनीति विज्ञान की तैयारी की गारंटी हमारी रहेगी। हम बात कर रहे थे स्वतंत्र भारत में राजनीति, और पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत में जो राजनीति है उस किताब के 3 अध्यायों को हम 3 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। भाग ए, भाग बी और भाग सी। हम पहले भाग की बात कर रहे हैं, पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, और उसमें हम कितने अध्याय पढ़ रहे हैं? 3 अध्याय। स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी। स्वतंत्र भारत के समक्ष जो 3 चुनौतियां थी उसको प्रारंभ के इस किताब के 3 अध्याय में पढ़ेंगे। पहली चुनौती पहले पार्ट में, दूसरी चुनौती दूसरे पार्ट में और तीसरी चुनौती तीसरे पार्ट में। जैसा कि स्क्रीन में आप सबके सामने आप सबको दिख रहा है कि हम स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी। स्वतंत्र भारत के समक्ष जो पहली चुनौती थी वो थी राष्ट्र निर्माण की, यानी कि देश में एकता और अखंडता स्थापित करने की चुनौती। इसका अध्ययन हम इस पहले पार्ट में कर रहे हैं। हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आप कहोगे लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, ऐसे तो किसी अध्याय का नाम ही नहीं है। आपके दूसरे पार्ट का नाम है एक दल का प्रभुत्व। क्या नाम है? एक दल का प्रभुत्व। इस एक दल के प्रभुत्व अध्याय को ही हम लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती के रूप में पढ़ेंगे। और स्वतंत्र भारत के समक्ष तीसरी सबसे बड़ी जो चुनौती थी, एक अलग किस्म की जो चुनौती थी, वो चुनौती थी नियोजित विकास की चुनौती। इन तीनों चुनौतियों को अध्याय 1 में राष्ट्र निर्माण की चुनौती, अध्याय 2 में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, अध्याय 3 में नियोजित विकास की चुनौती के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। क्योंकि पहले ही हम बात कर चुके हैं कि हम पहले अध्याय में हम बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौती ये आपके पहले पाठ का नाम है, स्वतंत्र भारत में राजनीति की। और राष्ट्र के निर्माण के समक्ष यानी देश की एकता और अखंडता के सामने 3 बाधाएं थी। कितनी बाधाएं थी? 3। पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में पुनः एकदम आपके स्पष्ट कर देना चाहता हूं बात, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी। तीनों चुनौतियों को पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में पढ़ रहे हैं। और पहली जो चुनौती थी स्वतंत्र भारत के समक्ष वो थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। और राष्ट्र निर्माण के सामने कितनी बाधाएं थी, कितनी समस्याएं थी? 3 समस्याएं थी। पहली थी विभाजन से उत्पन्न चुनौती। कौन सी? विभाजन से उत्पन्न चुनौती। दूसरी थी देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या, और तीसरी थी राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। आप जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण इनकी देश की एकता और अखंडता के समक्ष जो विभाजन से उत्पन्न चुनौती थी उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। पहला जो वीडियो हमारी सीरीज का बोर्ड परीक्षा की तैयारी विषय, उसमें हम लोगों ने चर्चा की। आज हम बात करना चाह रहे हैं देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या के बारे में। आज हम बात करना चाह रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन की समस्या के संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्र निर्माण के सामने 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती हम पढ़ चुके हैं,
दूसरी चुनौती और तीसरी चुनौती की बात हम लोग आज करेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देशी रियासतों के एकीकरण की क्या समस्या थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली पहले वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप तक नहीं पहुंचा पाए। तो उस समय जो कक्षा ली थी उसमें सारी बातें लिखी हुई थी, तो थोड़ा समय भी हमारा बचत हो जाएगा। आइए, राष्ट्र निर्माण के समक्ष जो दूसरी बाधा थी वो थी देशी रियासतों के एकीकरण की। देशी रियासतों के एकीकरण की जब भी बात आती है, एकदम आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ब्रिटिश भारत दो भागों में था। कितने भागों में? दो भागों में। एक था ब्रिटिश प्रांत, जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था और प्रत्येक प्रांत में गवर्नर हुआ करता था और उन सभी गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। एक जो भारत था जिसे हम देशी भारत के नाम से जानते हैं, जिसे हम देशी रियासतों के नाम से जानते हैं, जहां राजा महाराजाओं का शासन था, उन्हें हम रजवाड़ों के नाम से भी जानते हैं। उस समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी। आपकी किताब में जो फैक्ट और जो तथ्य दे रखा है वही आपके एग्जाम में एकदम फाइनल माना जाएगा, उसी को आप लोगों को याद करना है। कई जगह 562 रियासतें भी मिलती है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्र भारत के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। भारत के लगभग 1/3 हिस्से में, यानी कि 1/3 हिस्से में देशी रियासतों की जनसंख्या थी। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के प्रत्येक 4 नागरिक में से एक नागरिक कहां का था? देशी रियासतों का। आप जानते हैं कि इन देशी रियासतों में राजा महाराजाओं का शासन था और ये देशी रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन थी, लेकिन आंतरिक रूप से ये राजा महाराजा अपनी देशी रियासतों में शासन चलाते थे। ब्रिटिश प्रांत का तो विभाजन कर दिया गया था 3 जून 1947 की लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में कि बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ, 2 पाकिस्तान बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना और एक पूर्वी पाकिस्तान बना। आज हम लोगों को चर्चा करना है देशी भारत के विलय की या देशी रियासतों के एकीकरण की क्या समस्या थी। अंग्रेजों ने 3 जून 1947 की लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का जो विभाजन किया वो ब्रिटिश प्रांतों का विभाजन था। किसका? ब्रिटिश प्रांतों का। लेकिन जो हिंदुस्तान में जो देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों के संदर्भ में क्या प्रावधान किया गया, इसके संदर्भ में क्या बातें थी, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, यहां से सबसे पहले प्रश्न क्या बनेगा, ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। प्रश्न बनेगा, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ये बनेगा, देशी रियासतों के एकीकरण पर टिप्पणी लिखिए या उसके संदर्भ में निबंध लिखिए। ब्रिटिश प्रांतों का विभाजन कर दिया गया और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत यह प्रावधान किया गया कि देशी रियासतें अपनी इच्छा से भारत में भी शामिल हो सकती है, पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। तो ध्यान रखना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत यह प्रावधान किया गया कि देशी रियासतें अपनी इच्छा से हिंदुस्तान में शामिल हो सकती है, पाकिस्तान में शामिल हो सकती है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। ये बड़ी जबरदस्त चुनौती थी। चुनौती क्यों थी? चुनौती इसलिए थी कि ये रियासतें भारत में शामिल होगी, पाकिस्तान में शामिल होगी, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेगी। इसका निर्णय किसको लेना था? इसका निर्णय लेना था उन रियासतों के राजाओं को। उन रियासतों की जनता को ये डिसीजन नहीं लेना था कि रियासतों को भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में शामिल होना है या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना है। ये निर्णय लेना था किसको? राजा महाराजाओं का। आप जरा कल्पना कीजिए कि भारतीय भूखंड से जुड़ी हुई रियासतें यदि भारत में शामिल नहीं होती तो हमारे देश की क्या परिस्थितियां हो जाती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान किया गया कि देशी रियासतों को जो 3 विकल्प दिए गए, वो भारत में शामिल हो सकती है, वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। आप जरा सोचे, कौन सा ऐसा राजा महाराजा होगा जो राजशाही छोड़कर भारत के एकीकरण में शामिल होगा या पाकिस्तान में शामिल होगा? वो तो अधिकांश राजा ये चाहेंगे कि हमारा राजकाज बना रहे और हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे। और बिल्कुल इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने, त्रावणकोर रियासत ने यह घोषणा कर दी कि हम अपना अस्तित्व आजाद रखेंगे। सबसे पहले आजादी की घोषणा करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी रियासत थी? त्रावणकोर रियासत थी। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि त्रावणकोर रियासत वर्तमान में भारत के किन राज्यों में फैली हुई थी? तो आपका उत्तर होगा केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में थी। अधिकांश जो ये रियासत थी वो कौन से राज्य में है? वर्तमान के केरल में। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान का जो हमारा केरल राज्य है, इसी को पहले कौन सी रियासत के नाम से जाना जाता था? त्रावणकोर।
त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले किसकी घोषणा की? आजादी की घोषणा की। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा 1 नंबर का। देखिए इस बार आपके एक तो पाठ्यक्रम पूरा है, पूरे 9 पाठ है। पिछली बार कोविड के कारण 3-3 पाठ हटाए थे, तो अब वो हटेंगे नहीं। आपका परीक्षा का पैटर्न भी पूरा ना होगा जिसमें 1-1 नंबर के 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो 1-1 नंबर के इतने ज्यादा प्रश्न भी नहीं पूछे जाने वाले। लेकिन मेरा अनुभव है, एनसीईआरटी के पेपर मैंने देखे हैं 2012 से 2017 तक, 1-1 नंबर के जो 1 से 9 तक प्रश्न आते हैं उनमें 1-2 प्रश्न बड़े गजब के निकाले जाते हैं बीच में से। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, आपको बहुत तथ्यात्मक और फैक्ट की आप लोगों को बढ़िया जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, पहली रियासत कौन सी थी जिसने आजादी की घोषणा की थी? त्रावणकोर रियासत ने। उसके ठीक कुछ समय बाद हैदराबाद के निजाम ने भी अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। हैदराबाद के जो निजाम थे जिनका नाम था, हम नाम भी यहां पर चर्चा कर लेते हैं, मीर उस्मान अली। हालांकि आपकी किताब में दे नहीं रखा है तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे कुछ ढंग के तथ्य हम यदि लिखते हैं पेपर में तो पेपर चेक करने वाले पर प्रभाव पड़ता है, हमें अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो हैदराबाद के शासक ने भी इसी प्रकार की घोषणा कर दी। इवन भोपाल, ध्यान रखना, भोपाल वर्तमान में मध्य प्रदेश में, कहां पर है? मध्य प्रदेश में। भोपाल के राजा थे हमीदुल्ला खान, और भोपाल के शासक हमीदुल्ला खान ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय तो भारत की संविधान सभा का गठन हो गया था 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की जब बैठकें प्रारंभ हो गई थी, देशी रियासतों को अपनी रियासतों से की संपूर्ण देशी रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत होकर आने थे, लेकिन भोपाल रियासत के राजा ने संविधान सभा में भाग लेने से या संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, इससे बात एकदम स्पष्ट थी कि ये जो प्रतिक्रिया आई भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तुरंत बाद, इससे तय हो गया कि हिंदुस्तान न जाने कितने टुकड़ों में बढ़ जाएगा। आज जो आपको अखंड भारत दिख रहा है, आज जो आपको एकीकृत भारत दिख रहा है, इसके एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस दूरदर्शिता के साथ में, जिस कर्मठता के साथ में, जिस शिद्दत के साथ में उन्होंने जो भारत का एकीकरण किया, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम उनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये समस्या जब हम लोगों के सामने आने लगी, क्योंकि एक तो इन देशी रियासतों का जो शासन था वो अलोकतांत्रिक था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने जनता से क्या वादा कर रखा था, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या वादा कर रखा था, हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वादा कर रखा था कि आजादी के बाद भारत में कैसा शासन होगा, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी। और यदि इन देशी रियासतों का विलय भारत में नहीं होता है तो क्या इन देशी रियासतों में लोकतंत्र की स्थापना होगी? कतई नहीं होगी। तो इन देशी रियासतों में जो शासन था वो कैसा था? अलोकतांत्रिक शासन था। और दूसरी बात, इन देशी रियासतों का भारत में विलय होना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय वहां की जनता को नहीं लेना था। किसको लेना था? वहां के राजा महाराजाओं को लेना था। तो इस प्रकार से एक तो इन देशी रियासतों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, दूसरा ये देशी रियासतों का एकीकरण यदि भारत में नहीं होता है तो ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत चिंता का विषय था, बहुत बड़ी चुनौती थी। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जोधपुर के महाराजा, चूंकि मैं जोधपुर से आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास से लेके आ रहा हूँ, परिचय मैंने पहले नहीं दिया, एक बार वापिस दे देता हूँ। सुरेंद्र सिंह राजपूत, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आप सबसे मैं रूबरू हो रहा हूं और मैं जोधपुर से बात आप लोगों से कर रहा हूं कि जोधपुर रियासत के जो राजा थे उस समय हनुमंत सिंह जी, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। आप जरा कल्पना कीजिए कि आज हमारा जोधपुर पाकिस्तान में होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सूझबूझ से उस समय काम नहीं लेते, वो अपनी दूरदर्शिता से प्रयास नहीं करते, पटेल के प्रयासों से हमारी जोधपुर रियासत भारत में शामिल हुई। तो इस प्रकार से इन रियासतों में एक तो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनता से यह वादा कर रखा था कि रियासतों का एकीकरण किसमें होगा, रियासतों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी। हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी। जरा हम उस समय की रियासतों पर नजर डालें तो आज का जो उड़ीसा राज्य है उसमें कितनी छोटी मोटी रियासतें थी? 26। आज का जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें 15 रियासतें थी। आज का जो सौराष्ट्र, जो पहले सौराष्ट्र रियासत हुआ करती थी, उस सौराष्ट्र राज्य में 14 रियासतें और छोटी छोटी 119 रियासतें थी। अतः इन रियासतों का जो विशेष रूप से भारतीय भूखंड से जुड़ी हुई रियासतें थी, इन रियासतों का भारत में विलय होना
बहुत अधिक जरूरी था। हिंदुस्तान में इनका एकीकरण करना बहुत अधिक जरूरी था। और यह काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब इन रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में देशी रियासतों के राजा महाराजाओं से चर्चा की थी, तब एक बात निकलकर सामने आई थी, कुछ मुद्दे सामने निकल कर आए थे। 3 जो बातें थी वो इन रियासतों से बातचीत करने के बाद में हम सब लोगों के सामने आई। दूसरी बात, इन रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में सरकार का क्या नजरिया था, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि सरकार का क्या नजरिया था और देशी रियासतों के साथ बातचीत करने के बाद कौन सी 3 बातें सामने आती है। तो देखिए, हमारी जो सरकार थी, इस सरकार ने देशी रियासतों की एकीकरण के लिए जो रुख अपनाया था, वो सरकार का रुख थोड़ा कड़ा था, क्योंकि सरकार, हमारी जो अंतरिम सरकार थी, वो रियासतों को भारत में शामिल करना चाह रही थी। मुस्लिम लीग ने ऐतराज किया कि रियासतों के साथ में दबाव नहीं होना चाहिए, वो अपनी इच्छा से कहीं पर भी शामिल हो सकती, लेकिन हमारी जो सरकार थी उसने रियासतों के ऊपर दबाव डाला कि भारतीय भूखंड से जुड़ी हुई रियासतों का भारत में क्या हो जाना चाहिए, विलय हो जाना चाहिए। भारत सरकार ने इन रियासतों के एकीकरण के लिए एक रियासती विभाग का गठन किया वर्ष 1947 में। हालांकि किताब में आपकी चीज नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये जो रियासती विभाग का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ तथ्य आप लोगों को पता होने चाहिए। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो संविधान निर्माण का जो कार्य था, उस संविधान निर्माण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी, मौलिक अधिकारों से जो संबंधित समिति थी, अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी, और इसके अलावा प्रांतीय संविधान से संबंधित जो समिति थी, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरदार पटेल का संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान था। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय जो संविधान सभा की जो समितियां थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो रियासती विभाग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया। और इसके सचिव, पदेन जो सदस्य सचिव थे वो कौन थे? सदस्य जो सचिव थे वो कौन थे? वीपी मेनन। तो रियासती विभाग का मुख्य कार्य था इन रियासतों का एकीकरण करना। और इन रियासतों के साथ में जब चर्चा की गई, इन रियासतों के साथ में जब बातचीत की गई, तो कुछ बातें निकलकर सामने आई। वर्ष 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के राजाओं को एक पत्र लिखा। वर्ष 1947 में सरदार पटेल ने उस पत्र में क्या लिखा कि हम भारत के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। यदि इस समय हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, हम सब यदि मिलकर चलते हैं, तो देश को महानता हासिल होगी, हम देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस समय यदि हम लोगों ने सहयोग नहीं किया, सर्व सामान्य की भलाई के अनुसार यदि हम लोग आगे नहीं चले, तो इस देश में अराजकता फैलेगी, अव्यवस्थाएं फैलेगी, और उससे देश की दुर्दशा होगी, और उसके जिम्मेदार हम रहेंगे। तो ऐसे क्वोटेशन भी पूछे जा सकते हैं जब ज्यादा गंभीर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब इन रियासतों के राजाओं के साथ में चर्चा की, तो कुछ बातें निकलकर सामने आई। 3 बातें जो है निकलकर सामने आई चर्चा में। ये 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे पहले कि अधिकांश जो रियासतें थी, वो अधिकांश रियासतों की जो जनता थी, वो किस में शामिल होना चाहती थी? भारत में शामिल होना चाहती थी। ध्यान रखना, अधिकांश रियासतों की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। दूसरा, भारत सरकार का जो रुख था इन रियासतों के प्रति, भारत सरकार का जो नजरिया था इन रियासतों के प्रति, वो थोड़ा क्या था? लचीला था। आप कहोगे लचीले का क्या तात्पर्य है? या लचीले का तात्पर्य है कि भारत सरकार ने उन रियासतों की विविधताओं, उन रियासतों की जो विशेष चीजें थी, उनकी जो विभिन्नता थी, उसको हमने स्वीकार किया, और उन रियासतों के संदर्भ में हमने स्वायत्तता की नीति अपनाई। उनको हमने कुछ अधिकार दिए, हमने कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए। जैसे आप जानते हैं कि अनुच्छेद 370 के तहत हमने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दे रखा था। मैं दे रखा था क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2019 के तहत जम्मू कश्मीर जो राज्य था, उसके राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर जो राज्य था, वहां 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख।
यही तो कारण है कि हमारे जो राज्यों की संख्या 29 थी वो घटकर कितनी रह गई है, 28। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 में। आज ही बात करेंगे इस कक्षा के अंत में। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 370 के तहत हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। वहां का अलग से संविधान था, वहां के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, वहां का अलग से झंडा हुआ करता था, भारत का आम नागरिक वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था। तो हमने कुछ रियासतों को विशेष दर्जा भी दिया, उनको स्वायत्तता भी दी, क्योंकि हमारा ध्येय था साम दाम दंड भेद यैन कैन प्रकार भारतीय भूखंड से जुड़ी हुई रियासतों को किसमें शामिल करना, भारत में शामिल करना। तो जब रियासतों से चर्चा हुई तो 3 बातें निकलकर सामने आई। पहली, अधिकांश रियासतों की जनता किसमें शामिल होना चाहती थी, भारत में शामिल होना चाहती थी। आपको यह भी पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की कि जब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस बात का विरोध किया, वो भारत में शामिल होना चाहते थे। तो इसके अलावा दूसरी बात जो निकलकर सामने आई कि भारत सरकार ने इन रियासतों के प्रति अपना रुख लचीला रखा, अपना जो नजरिया था वो लचीला रखा। इस कारण से भारत सरकार ने कुछ रियासतों को विशेष दर्जा भी दिया, जैसे अनुच्छेद 370 के तहत हमने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। तीसरी जो बात निकलकर सामने आई, क्योंकि उस समय बहुत सी रियासतें, बहुत से प्रांतों के सीमांकन को लेकर दिक्कतें चल रही थी। एक राज्य कह रहा था कि मेरी सीमा यहां तक है, दूसरी रियासत कह रही थी मेरी सीमा यहां तक है। तो उन रियासतों के सीमांकन को लेकर, उनके सीमा क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहे थे और ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही गंभीर विषय था। इस विषय को सुलझाना भी बहुत अधिक जरूरी था। तो विभाजन के समय विभिन्न इलाकों को लेकर, उनके सीमांकन को लेकर क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। तो ध्यान रखना, विभिन्न राज्यों के सीमांकन को लेकर, विभिन्न रियासतों के सीमांकन को लेकर, उनके हम कह सकते हैं उनके इलाकों के सीमांकन को लेकर भी विवाद चल रहा था। और ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को हमें मजबूत रखना जरूरी था। शुरुआत से ही हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां, और राष्ट्र निर्माण के समक्ष 3 समस्याएं थी। पहली, विभाजन से उत्पन्न समस्या, दूसरी, देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सीमांकन को लेकर विवाद था। तो इन रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक विलय पत्र बनाया। मुझे लगता है इस पाठ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अति लघुतरात्मक में। पहला तो कौन सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो संविधान सभा के समक्ष जो भाषण दिया था, रात को 11 बजे जो उन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया था, जो हमारे संविधान सभा का 5वां जो सत्र था वो 14 अगस्त को रात को 11 बजे प्रारंभ हुआ था। उस भाषण का नाम क्या था, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरा, देशी रियासतों के एकीकरण के लिए एक विलय पत्र बनाया गया था। उस विलय पत्र का नाम आपको एकदम शब्द टू शब्द आपको याद होना चाहिए। उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेक्शन। ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेक्शन। मैं तो इसे कैसे याद रखता हूं कि जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स भी कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेक्शन यानी उसको अदला बदली करना। तो ये विलय पत्र का नाम था, आप लोगों को याद रखना है। जो भी रियासत भारत में शामिल होना चाहती थी उसे इस विलय पत्र पर क्या करने होते थे, हस्ताक्षर। और जिस रियासत ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, इसका मतलब उसको दिया जाता था प्रिवी पर्स। उस रियासत के राजा महाराजा को क्या दिया जाता था, प्रिवी पर्स दिया जाता था। और ये जो प्रिवी पर्स जो दिया जाता था, प्रिवी पर्स क्या है, हालांकि आपके इस अध्याय में नहीं, आगे के अध्याय में हम प्रिवी पर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर भी आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जो भी रियासत भारत में शामिल होना चाह रही थी उसे इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेक्शन पर। और जो भी रियासत भारत में शामिल हो जाती थी उस रियासत के राजा महाराजाओं को प्रिवी पर्स दिया जाता था। अर्थात उन राजा महाराजाओं को वेतन वो भत्ता दिया जाता था भारत सरकार की तरफ से, और उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था। क्या रखने का अधिकार दिया गया था, संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था। इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत प्रिवी पर्स को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। प्रिवी पर्स को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रिवी पर्स क्या था और प्रिवी पर्स को समाप्त कब किया गया और किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से विलय पत्र बनाया गया था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक, यानी कि स्वतंत्रता तक, 15 अगस्त 1947 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के भागीरथी प्रयासों से, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता के कारण, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से अधिकांश देशी रियासतों का विलय किसमें हो गया था, भारत में हो गया था। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हिंदुस्तान के लिए। लेकिन
अधिकांश रियासतों का विलय होने के बावजूद भी भारत में कुछ रियासतों को लेकर समस्याएं थी। इनकी सभी रियासतों का विलय हिंदुस्तान में हुआ नहीं था। सभी रियासतों का विलय नहीं हो पाया था। वो कौन सी रियासतें थी जिनके विलय को लेकर हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी, वो रियासतें कौन सी थी? तो भारतीय भूखंड से जुड़ी अधिकांश रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत इरादों से, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति से, उनके दृढ़ संकल्प से, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था कि अधिकांश रियासतों का हिंदुस्तान में विलय हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी रियासतें थी जिनका विलय भारत में नहीं हुआ था। उन्होंने आजादी तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। वो रियासतें कौन सी है? वो पहली रियासत है हैदराबाद। कौन सी? हैदराबाद। दूसरी मणिपुर, तीसरी जूनागढ़ और चौथी जम्मू कश्मीर। इन रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में कैसे हुआ, आज ही हम बात करेंगे इसी पार्ट में। मणिपुर का हिंदुस्तान में विलय कैसे हुआ, आज ही बात करेंगे इसी पार्ट में। जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में कैसे हुआ, यह आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन इसकी चर्चा हम कौन से पार्ट में करेंगे? 8वें पार्ट में करेंगे। तो अब आप लोगों के प्रश्न बनेगा कि हैदराबाद और मणिपुर का विलय हिंदुस्तान में कैसे हुआ, इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं हैदराबाद के विलय पर। हैदराबाद के विलय पर हम लोग चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या बनेगा, हैदराबाद के विलय पर टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न क्या बनेगा, मणिपुर के विलय पर टिप्पणी लिखिए। तो दोनों के कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों से बात होनी चाहिए। हैदराबाद भारत के मध्य में स्थित एक रियासत थी। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि हैदराबाद रियासत वर्तमान में भारत के किन राज्यों में फैली हुई थी। मानचित्र के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मानचित्र भी आप लोगों को हल करवाएंगे, अलग से करवाएंगे। और मानचित्र के 4 नंबर का प्रश्न आएगा, आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप लोग विश्वास रखिए, बस साथ में बने रहिए। हैदराबाद रियासत वर्तमान के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसका क्षेत्र था। मुख्यतः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। हैदराबाद रियासत के जो महाराजा थे, जिनका नाम था मीर उस्मान अली, हैदराबाद के जो निजाम थे उनका नाम था मीर उस्मान अली। हैदराबाद के निजाम दौलतमंद लोगों में आते थे, पूरे भारत के धनाढ्य लोगों में आते थे। हैदराबाद रियासत के राजा मीर उस्मान अली चाहते थे कि हैदराबाद रियासत स्वतंत्र रहनी चाहिए। अतः उन्होंने भारत सरकार के साथ में एक समझौता किया। नवंबर 1947 में हैदराबाद रियासत के राजा ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया यथास्थिति का, इनकी जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में हम लोग रहेंगे। नवंबर 1947 में हैदराबाद रियासत के राजा ने भारत सरकार के साथ में समझौता किया। भारत सरकार इस दौरान लगातार हैदराबाद के निजाम से बातचीत कर रही थी कि किसी भी प्रकार से हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में हो जाना चाहिए। लेकिन हैदराबाद के शासक हैदराबाद के निजाम के अत्याचारों से त्रस्त होकर, उनके दमनकारी शासन के परिणाम स्वरूप हैदराबाद में जन आंदोलन खड़ा हुआ हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध। और ये जो आंदोलन था, ये विशेष रूप से तेलंगाना क्षेत्र के किसानों ने इसको प्रारंभ किया था। तेलंगाना क्षेत्र के किसानों ने हैदराबाद के निजाम के जुल्म, उनके अत्याचार, उनके दमनकारी शासन के विरुद्ध एक आंदोलन किया, जिसमें महिलाएं बड़ी मात्रा में आकर जुड़ गई। और महिलाओं के जुड़ने का कारण था क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार हो रहा था। यह आंदोलन जब तेज गति से आगे बढ़ा तो हैदराबाद के निजाम ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए, इसको दबाने के लिए अपना एक अर्धसैनिक बल भेजा, और उस अर्धसैनिक बल को रजाकार के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा। तो ध्यान रखना, नवंबर 1947 में यथास्थिति के लिए एक समझौता किया। आंदोलन प्रारंभ हो गया तेलंगाना क्षेत्र के किसानों के द्वारा, और इस आंदोलन में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए भी बनेगा कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने और हैदराबाद कांग्रेस ने। तो कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस ने इस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। महिलाओं पर बहुत अधिक अत्याचार हुए थे। महिलाएं भी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में आकर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। राजा ने इस आंदोलन को दबाने के लिए, नवाब ने इस आंदोलन को दबाने के लिए रजाकारों को भेजा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा रजाकार कौन थे, तो रजाकार हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। क्या था? अर्धसैनिक बल था।
ये रजाकार बड़े सांप्रदायिक थे, बड़े अत्याचारी थे, शोषण करने वाले थे, गैर मुसलमानों के ऊपर इन्होंने बहुत अधिक अत्याचार किया। तो रजाकार सांप्रदायिक थे, अत्याचारी थे, गैर मुसलमानों के ऊपर उन्होंने काफी अत्याचार किए, काफी हिंसा की, महिलाओं के साथ में महिलाओं की आबरू के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की, उनकी इज्जत के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने सितंबर 1948 में अपनी सेना को हैदराबाद में भेजा। हैदराबाद का शहर इस आंदोलन का गढ़ बना हुआ था। जब हैदराबाद के नवाब के निजाम के जब रजाकार जनता के साथ अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, भारत सरकार ने अपनी वहां पर सेना भेजी। रुक रुक कर 3-4 महीने की लड़ाई के बाद में हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस हेतु भारत सरकार ने जो सैन्य कार्रवाई चलाई थी उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। आपकी किताब में हालांकि नहीं दे रखा, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन का नाम, इस सैन्य कार्रवाई का नाम, इस गुप्त सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया था? क्योंकि हैदराबाद में सबसे अधिक पोलो के ग्राउंड होने के कारण इसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, हैदराबाद रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। वर्तमान के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैदराबाद रियासत फैली हुई थी। हैदराबाद के राजा ने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में यथास्थिति के लिए एक समझौता किया। भारत सरकार लगातार उनसे बातचीत कर रही थी। उसी दौरान हैदराबाद के तेलंगाना क्षेत्र के किसानों ने निजाम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया। महिलाएं भी इस आंदोलन में आकर जुट गई। इस आंदोलन का नेतृत्व किया कम्युनिस्ट पार्टी ने और हैदराबाद कांग्रेस ने। हैदराबाद शहर आंदोलन का गढ़ बन गया। जब यह आंदोलन आगे और बढ़ गया तो रजाकार जो निजाम के अर्धसैनिक बल था, जो काफी अत्याचारी थे, सांप्रदायिक थे, उन्होंने गैर मुसलमानों के साथ जब अत्याचार किया तब भारत सरकार ने जो है अपनी सेना भेजी और उस सेना के कारण सैन्य कार्रवाई जो ऑपरेशन पोलो चला गया था, हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर लिया। इस प्रकार से हैदराबाद का विलय किसमें हो गया? भारत में हो गया। एक प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा होगा, क्या हमें ये लिखी हुई सारी चीजें मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आपको पीडीएफ मिलेगी, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आज ही डाल देंगे, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से उसको लिंक पर क्लिक करते आप टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। बाई चांस आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पाते हैं तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा, आप उस पर मैसेज कीजिए। वहां पर मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। 22-23 पेज की जो भी पीडीएफ होगी आप उसमें से फैक्ट देख सकते हैं, इसके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक अवश्य इसे पहुंचाइए, सही ढंग से समझे, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। इतना तो आप लोगों का हक बनता है ताकि हम प्रोत्साहित होकर और जल्दी से जल्दी आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आए। पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में आप एकदम निश्चिंत रहिए। काफी लंबा अनुभव है राजनीति विज्ञान पढ़ाने का, विशेष रूप से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। आइए अगला जो टॉपिक है वो है मणिपुर का विलय। मणिपुर का विलय हिंदुस्तान में कैसे हुआ, इस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। मणिपुर भारत की एक ऐसी रियासत थी जो भारतीय भूखंड से जुड़ी हुई थी। यहाँ के राजा थे जिनका नाम था बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ में भारत सरकार के जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और बोधचंद्र सिंह को यह आश्वासन दिया गया कि यदि आप भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे तो मणिपुर रियासत को आंतरिक रूप से स्वायत्तता दी जाएगी। तो मणिपुर के राजा ने इसी शर्त के ऊपर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए कि मणिपुर की रियासत को आंतरिक रूप से क्या दी जाएगी? स्वायत्तता दी जाएगी। मणिपुर के राजा का नाम था बोधचंद्र सिंह। जनता के दबाव में आकर, जनमत के दबाव में आकर जून 1948 में राजा बोधचंद्र सिंह ने वहां पर चुनाव करवाए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए। भारत का पहला भूखंड, भारत का पहला क्षेत्र, भारत का पहला भाग जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए वो कौन सा था? मणिपुर था। ध्यान रखना, क्योंकि प्रथम आम चुनाव तो 1951-52 में हुए, जिन्हें 1952 के आम चुनाव कहते हैं। अगले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जून 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मणिपुर रियासत में चुनाव होते हैं। संवैधानिक राजतंत्र की वहां पर स्थापना की जाती है। मणिपुर में एक विधानसभा का गठन होता है और ये जो मणिपुर की विधानसभा थी, इसमें एक तो कांग्रेस जो पार्टी थी उसको बहुमत था, मणिपुर कांग्रेस और अन्य पार्टियां थी। अब ये जो विधानसभा का गठन हुआ, जो नवनिर्वाचित जो विधानसभा थी, इसमें जो राजनीतिक दल थे उसमें मतभेद था। मणिपुर कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का पूर्णतः विलय भारत में हो जाना चाहिए। अन्य पार्टियां चाहती थी नहीं, मणिपुर का विलय भारत में नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने
मणिपुर की विधानसभा के साथ चर्चा किए बिना मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह के ऊपर दबाव डाला। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और मणिपुर रियासत का विलय किसमें हो जाता है? हिंदुस्तान में हो जाता है। तो जून 1948 में चुनाव करवाए, वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई और मणिपुर की जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों में मतभेद था इस मुद्दे को लेकर कि भारत में शामिल होना है अथवा नहीं, अंततः भारत में इसका विलय हो जाता है। एक बार 1 मिनट में वापस रिवीजन करवाता हूं। मणिपुर भारतीय भूखंड से जुड़ी हुई एक रियासत है। मणिपुर के राजा का नाम था बोध चंद्र सिंह। आपको पॉइंटों में लिखने सारे उत्तर। मणिपुर की रियासत के शासक का नाम था बोध चंद्र सिंह। उन्होंने भारत सरकार के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके एवज में, उसके बदले में उनकी आंतरिक स्वायत्तता का भारत सरकार ने उनसे वादा किया। जनमत के दबाव में आकर मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के लिए वहां पर चुनाव करवाए। चुनाव में मणिपुर कांग्रेस और कुछ अन्य राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हुआ, सीटें प्राप्त हुई। मणिपुर की जो निर्वाचित विधानसभा थी उसमें इस बात को लेकर मतभेद था कि भारत में शामिल होना चाहिए अथवा नहीं। मणिपुर कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए, अन्य पार्टियां चाहती थी नहीं हो। अंततः भारत सरकार ने बोध चंद्र सिंह के ऊपर दबाव डाला, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और मणिपुर रियासत का भारत में विलय हो गया। और इस बात को लेकर आज भी मणिपुर के लोगों में आक्रोश है कि हमसे पूछे बिना हमारी रियासत का विलय किसमें कर दिया गया? भारत में। मणिपुर पहले भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसके बाद 1972 में मणिपुर को राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये तो आपके देशी रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में। तो देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या क्या थी, सरकार का नजरिया कैसा था, कौन सी 3 बातें निकलकर सामने आई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान क्या था और अंत में हैदराबाद और मणिपुर का विलय किस प्रकार से हुआ। आइए, स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की जो पहली चुनौती थी उसके सामने तीसरी बाधा थी राज्यों के पुनर्गठन की। किसकी बाधा थी? राज्यों के पुनर्गठन की। एक और प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि ये सारी बातें हम लोगों को याद कैसे होगी? याद करने का एक ही तरीका है, विषय में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। मेरा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि मैं विद्यार्थियों की विषय में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करता हूं। आप भी यदि 9-10 वीडियो तक हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको आपकी इस विषय में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और जिस दिन आपकी रुचि इस विषय में उत्पन्न होगी, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप इस विषय को पढ़िए, आप स्वतः इस विषय को पढ़ेंगे। ये मैं आपसे दावा कर सकता हूं। तो राज्य का पुनर्गठन की क्या समस्या थी? और कवि वृंद का एक कथन भी है, करत करत अभ्यास केर जड़मति होत सुदान, रसरी आवत जात केर शिल पर होत निशान। बार बार प्रयास करने पर मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। एक पत्थर पर भी बार बार रस्सी यदि अपदम करती है तो उसके ऊपर निशान हो जाता है। तो आप लोग बने रहे, विषय में रुचि उत्पन्न का कार्य करने का हम करेंगे। आप बस अपना स्नेह बनाए रखे, अपना प्रेम बनाए रखे। तो स्वतंत्र भारत के समक्ष जो 3 चुनौतियां थी उसमें पहली चुनौती राष्ट्र निर्माण की चुनौती की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती के सामने 3 बाधाएं थी। पहली बाधा थी, पहली समस्या थी भारत पाक विभाजन से उत्पन्न समस्या। दूसरी थी देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या, उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं हम। अंत में हम बात कर रहे हैं राज्यों के पुनर्गठन की। महात्मा गांधी का मानना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने पर हिंदुस्तानी भाषा को हम पूरे देश में लागू नहीं कर पाएंगे। ये छोटे छोटे कथन दे रखे हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। राज्यों के पुनर्गठन की एक बहुत बड़ी समस्या थी। अभी तक देशी रियासतों के एकीकरण की दिक्कत का समाधान हुआ नहीं। भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। उसी दौरान जो है राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। तो राष्ट्र निर्माण के सामने जो तीसरी बाधा थी वो थी राज्यों के पुनर्गठन की। क्या दिक्कत थी, जरा इस बात को समझिए। ब्रिटिश भारत में जब प्रांतों का जो निर्माण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने इन प्रांतों का निर्माण अपनी सुविधा के अनुसार किया, अपनी शासन व्यवस्था की सुविधा के अनुसार किया, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा के अनुसार उन्होंने इनका जो है निर्माण किया था। अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था कि किस भाषा के लोग हैं, किस संस्कृति के लोग हैं, किस भौगोलिक परिस्थितियों के लोग इस प्रांत में हैं। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये बात कई बार उठी थी कि राज्यों का निर्माण, प्रांतों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए, संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश भारत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। ब्रिटिश भारत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 1920 में कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन हुआ था नागपुर में। ध्यान रखना, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। हर वर्ष दिसंबर में उसका अधिवेशन हुआ करता था। वर्ष 1920 में
कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था नागपुर में। इस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर दिया कि राज्यों का, प्रांतों का जो गठन होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए, संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय वादा कर दिया हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, और कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी प्रांतीय समितियों का जो निर्माण किया वो भी इसी आधार पर किया था। तो वर्ष 1920 के कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में इस बात को स्वीकार कर लिया, इस सिद्धांत को स्वीकार कर दिया कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होगा। हिंदुस्तान की आजादी के समय परिस्थितियां बदल चुकी थी। आप जानते हैं कि जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ, आप जानते हैं कि जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय हिंदुस्तान की परिस्थितियां अलग प्रकार की हो गई थी। क्या अलग प्रकार की परिस्थितियां हो गई थी? क्योंकि हम लोगों को आजादी किस संदर्भ में मिली? हम लोगों को आजादी मिली विभाजन के दौरान। इस विभाजन के दौरान क्या हुआ आप जानते हैं? सांप्रदायिक दंगे। आप जानते हैं कि देशी रियासतों के एकीकरण की क्या थी? समस्या थी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार का मुख्यतः जो टारगेट क्या था? देश की एकता और अखंडता। कुल मिलाकर 1920 की परिस्थितियां अलग थी और हिंदुस्तान जब आजाद हुआ उस समय की परिस्थितियां अलग थी। ऐसी परिस्थिति में जैसे हिंदुस्तान आजाद हुआ, जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत का पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, जैसे भारत में प्रथम आम चुनाव हुए और उस प्रथम आम चुनाव के बाद में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग होने लगी। क्योंकि 1920 में वादा कर रखा था, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वादा कर रखा था। अतः सरकार बनते ही विभिन्न भारत के क्षेत्रों से नए राज्यों के निर्माण की मांग उठी और इसी प्रकार के नए राज्यों के निर्माण की मांग उठी मद्रास, जो उस समय का प्रांत था। कौन सा प्रांत? मद्रास प्रांत। मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी लोगों ने, किस भाषा के लोगों ने? तेलुगु भाषी लोगों ने अपना अलग से एक राज्य निर्माण करने की मांग उठाई और उस राज्य का नाम वो क्या रखना चाहते थे? आंध्र प्रदेश। लेकिन सरकार ने, हमारी जो भारत सरकार थी, उसने इस बात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार का उस समय एक ही टारगेट था, देश की एकता और अखंडता। हमारी भारत सरकार का मानना था कि छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करने से देश की एकता और अखंडता प्रभावित होगी। भारत सरकार का मानना था कि यदि हम छोटे छोटे राज्यों का निर्माण कर देंगे तो देश कई हिस्सों में बढ़ जाएगा, वहां से क्षेत्रवाद, अलगाववाद और पृथकवाद की भावनाएं आगे बढ़ेगी, जो देश की एकता और अखंडता के लिए विष के समान रहेगी। अतः ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार ने एक बार नए राज्यों के निर्माण करने की बात को नकार दिया। भारत सरकार का नए राज्यों के निर्माण करने का कोई मानस नहीं था। आप जानते हैं कि संविधान के तहत भारत में ए, बी और सी, डी के रूप में राज्यों को दर्जा दिया गया। ए श्रेणी के प्रांत थे, देशी रियासतें बी में थी, चीफ कमिश्नर सी में थे और बाहरी अर्जित प्रदेश किसमें थे? डी में थे। लेकिन भारत सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी। किसने चुनौती दी? इस निर्णय को चुनौती दी मद्रास प्रांत जो था। इस मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी लोग थे, इन तेलुगु भाषी लोगों ने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की। किसकी मांग की? आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की। प्रश्न आपसे मानचित्र में यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो उस समय का जो मद्रास प्रांत था वो आज भारत के किन राज्यों में उसकी सीमाएं हैं, किन राज्यों में फैला हुआ था? तो ध्यान रखना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और उसकी कुछ सीमाएं केरल और कर्नाटक में भी थी। तो ये चार राज्य भी आप लोगों को याद होने चाहिए। मानचित्र के दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। हम मानचित्र के बारे में, मानचित्र के प्रश्न कैसे आएंगे कि मद्रास प्रांत भारत के किन वर्तमान राज्यों में फैला हुआ था, नामांकित कीजिए। तब आपको चार राज्य नामांकित करने पड़ेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये जो आंदोलन किया, इससे जो आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की, भारत सरकार ने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आंदोलन और उग्र हुआ। गांधीवादी जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे मद्रास प्रांत के, तेलुगु भाषी क्षेत्र के, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम था इनका? पोट्टी श्री रामुलु। नाम याद रखना। पोट्टी श्री रामुलु ने अपनी इस मांग को मनवाने के लिए अनशन किया, उपवास किया। 56 दिन तक इन्होंने आमरण अनशन किया और 56 दिन के बाद इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। जैसे ही अपने नेता श्री रामुलु का निधन होता है, आंदोलन और अधिक तीव्र हो जाता है, आंदोलन और अधिक तेज गति से आगे बढ़ता है। जगह जगह हिंसा होने लग गई, जगह जगह जो है परिस्थितियां बिगड़ने लगी। मजबूरन भारत सरकार ने दिसंबर 1952 में, बहुत अच्छा प्रश्न है, दिसंबर 1952 में भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर भारत में पहले राज्य की जो घोषणा हुई उसका नाम क्या था?
आंध्र प्रदेश। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, भाषा के आधार पर हिंदुस्तान में पहला राज्य कौन सा बना? आपका उत्तर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। ये जो आंध्र प्रदेश राज्य बना 1953 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसकी घोषणा होगी दिसंबर 1952 में। आप जानते हैं कि जैसे ही एक राज्य का निर्माण किया गया, भारत के विभिन्न हिस्सों से और नए नए राज्यों का मांग होने लगी। मैं अक्सर इसके लिए उदाहरण ये देता हूं कि एक विद्यार्थी को कक्षा में पानी के लिए हम छुट्टी देते हैं, कक्षा से बाहर जाने की छुट्टी देते हैं, वो वापस नहीं आता, उससे पहले और विद्यार्थी, सर मैं भी पानी पीने के लिए जाऊं, सर मैं भी टॉयलेट जाऊं, तो इस प्रकार की मांगे होने लगती। ठीक इसी प्रकार से जब भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग को स्वीकार किया, भारत के विभिन्न हिस्सों से नए नए राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था। इस समस्या का समाधान करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग। 3 फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, बहुत महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956। इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए ABCD की जो श्रेणियां थी उनको क्या किया गया? समाप्त किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत में याद रखना है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ABCD की श्रेणियां समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और सभी राज्यों में राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया। इसे लागू करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। और KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू भी इसके सदस्य थे। आपकी किताब में वैसे नहीं है, फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके 2 सदस्य थे। इस आयोग का गठन किया गया। प्रश्न ये भी बनेगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का मुख्य कार्य क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग का ये कार्य था कि संपूर्ण भारत में कितने राज्य होने चाहिए, कितने केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए और किस आधार पर इनका निर्माण होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस बात को स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का निर्माण होना चाहिए। अतः राज्य पुनर्गठन आयोग ने गहन चिंतन मनन करने के बाद में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पूरे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को हिंदुस्तान में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज की मैं बात करूं तो हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी उन सब की चर्चा करेंगे। भारत सरकार के मन में जो भय था कि नए राज्यों के निर्माण से देश की एकता और अखंडता खंडित होगी, वास्तव में वो भय केवल संदेह था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक प्रश्न बनेगा आप लोगों के यहां से कि नए राज्यों का निर्माण करना एक लोकतांत्रिक कदम साबित हुआ, कथन की पुष्टि कीजिए। नए राज्यों का निर्माण करना एक लोकतांत्रिक कदम साबित हुआ, कथन की पुष्टि कीजिए। आपको इसको इस प्रकार से स्पष्ट करना है कि आजादी के बाद जब नए राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो भारत सरकार को ऐसा लगा कि नए राज्यों के निर्माण करने से देश छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, देश की क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित होगी, हिंदुस्तान में अलगाववाद और क्षेत्रवाद की मांग होगी। लेकिन भारत सरकार का ये केवल भय था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को थे। उसके बाद समय समय पर नए राज्यों का निर्माण होता गया। आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की एकता और अखंडता बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। उल्टा हिंदुस्तान ज्यादा मजबूत हुआ। तो नए राज्यों के निर्माण करने से देश की एकता और अखंडता पर कोई फर्क नहीं पड़ा, भारत ज्यादा मजबूत हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नए राज्यों का निर्माण करना एक लोकतांत्रिक कदम साबित हुआ। आजादी के बाद यानी 1 नवंबर 1956 के बाद समय समय पर नए राज्यों का निर्माण किया गया। तो 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हिंदुस्तान और मजबूत है, हमारे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। तो जो प्रारंभ में जो एक भय था, डर था, वो हालांकि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही था, लेकिन नए राज्यों के निर्माण का जो निर्णय लिया गया वो एक लोकतांत्रिक कदम था। इससे देश की एकता और अखंडता और अधिक मजबूत हुई। ऐसा नहीं है कि सभी भाषा के आधार पर राज्य उसी समय बना दिए गए।
1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद समय समय पर नए राज्यों का निर्माण होता गया। तथ्यात्मक प्रश्न है, फैक्ट है, मानचित्र के प्रश्न भी बनेंगे, आप लोगों को याद रखना है नए राज्यों का निर्माण और किस प्रकार से हुआ। आप जानते हैं कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 15वां राज्य बना था गुजरात। पहले एक बंबई प्रांत था, उसमें 2 भाषा के लोग रहते थे, गुजराती और मराठी। गुजराती भाषा वालों को गुजरात बना दिया और शेष हिस्सा जो रहा उसका नाम क्या दे दिया, महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से भाषा के आधार पर और कौन से राज्य बने, गुजरात और महाराष्ट्र कब बने, 1960 में। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गुजरात राज्य किस प्रांत से बना, किस राज्य से बना, बंबई राज्य से बना था। तो 15वां राज्य बना गुजरात। वर्ष 1963 में एक जनजातीय राज्य पूर्वोत्तर में बनाया गया, वो कौन सा था, नागालैंड। वर्ष 1966 में 1966 में जो पंजाब राज्य था, पंजाब जो प्रांत था, उससे एक अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया। कौन सा, हरियाणा राज्य बनाया गया। 1971 में पंजाब से ही हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश बना। पहले कौन सा प्रदेश बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। 1971 में इसको किसका दर्जा दे दिया गया, राज्य का। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाएगा, निम्न में से कौन से ऐसे राज्य है, या किन्हीं ऐसे 4 राज्यों के नाम लिखिए जो राज्य बनने से पहले क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था। वर्ष 1971 में इसको किसका दर्जा दिया गया, राज्य का। हिमाचल प्रदेश हमारा 18वां राज्य बना। उसके बाद में वर्ष 1972 में 3 राज्य बने पूर्वोत्तर में, जिसे मैं अक्सर इस सूत्र से याद रखता हूं, ममेत्री। ममेत्री कब बने तीनों, 1972 में। म का मतलब मणिपुर, मे का मतलब मेघालय और त्रि का मतलब त्रिपुरा। ये तीनों पूर्वोत्तर में नए राज्य बनाए गए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि मेघालय असम से अलग होकर बनाया गया, कि असम जो राज्य था उससे अलग करके एक नया राज्य बनाया, वो कौन सा था, मेघालय। जबकि मणिपुर पहले केंद्र शासित प्रदेश था और त्रिपुरा भी पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। वर्ष 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा दोनों को किसका दर्जा दे दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर उनको नए राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा बना, 22वां राज्य बना। इसकी कहानी हम 8वें पाठ में पढ़ेंगे। 23वां और 24वां राज्य एक साथ बनाया गया। इसको अक्सर मैं याद रखता हूं अम्मी। किस सूत्र से याद रखते हैं, अम्मी। हालांकि मी पहले उल्टा होगा, ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 1987 में 1987 में इन 2 राज्यों का निर्माण किया गया पूर्वोत्तर के अंदर ही। और 25वां राज्य हमारा बना गोवा। 1987 में ही बना था। गोवा भी पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। ध्यान रखना, पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया 1961 में और वर्तमान में वर्ष 1987 में इसे 25वें राज्य का दर्जा दिया। तो 4 ऐसे राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, कौन कौन से, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और आपका गोवा। 26, 27 और 28 ये तीनों राज्य एक साथ बनाए गए। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य किस राज्य से बना, मानचित्र में पूछा जा सकता है। वर्ष 2000 में बने कि कौन से 3 राज्य बने, उन्हें मानचित्र में नामांकित कीजिए। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये क्रम था इनका। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, सी पहले फिर जे और उसके बाद में यू। तो छत्तीसगढ़ बना एमपी से, झारखंड बना बिहार से, उत्तराखंड बना यूपी से। कब, वर्ष 2000 में। ये भाषा के आधार पर नहीं थे, सारे राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ, भौगोलिक आधार पर भी कुछ राज्यों का निर्माण हुआ था। और 29वां राज्य बना तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून वर्ष 2014 को। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस कारण से 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन ही 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रभावी हो गए। तो उस समय हमारे राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी, 28, और केंद्र शासित प्रदेश 7 से बढ़कर कितने हो गए थे, 9 हो गए थे। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दादर नगर हवेली दमन दीव अधिनियम 2019 के तहत इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया और ये प्रावधान लागू हुए 26 जनवरी 2020 से। तो 26 जनवरी 2020 को हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 8, और राज्य कितने हो गए, 28। तो दादर नगर हवेली व दमन दीव अधिनियम 2019 के तहत इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से
यह आपका अध्याय पूरा हो रहा है, लेकिन आज भी भारत के विभिन्न राज्यों से नए नए राज्यों के निर्माण की मांग हो रही है। जैसे आंकड़ा 14 से 28 तक आया और भी आगे मांगे हो रही है, 29 तक आया फिर 28 हुआ और भी आगे मांगे हो रही है। प्रश्न बहुत बढ़िया आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विदर्भ महाराष्ट्र से किस नए राज्य की निर्माण की मांग हो रही है। विदर्भ, महाराष्ट्र में विदर्भ का क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, उसके नए राज्य के निर्माण की मांग उठ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश की मांग हो रही है और पश्चिम बंगाल से उत्तरी जो भाग है वहां से भी एक नए राज्य की निर्माण हो रही है। ये दो फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था आप लोगों का पहला पार्ट। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी यदि हम लोग चर्चा करें तो महात्मा गांधी आजादी के समय किसी भी बड़े जो है उत्सव में शामिल नहीं हुए। वो कलकत्ता की सड़कों पर थे, सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे थे उनको रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे, वहां पर उन्होंने उपवास भी किया। उसके बाद वो दिल्ली में आ गए 1948 में। दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, गांधी के आने के बाद वो काफी विराम हो गए। गांधी का मानना था कि मुसलमान हमारे ही भाई है, पाकिस्तान का भले विभाजन हो गया लेकिन हमारा ही टुकड़ा है, अतः उनके साथ हम लोगों को अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें मुसलमानों को यहाँ जो है आश्रय देना चाहिए, वो हमारे ही भाई है। इस बात को लेकर कुछ कट्टरपंथी लोग उनसे नाराज हो गए थे। जब उन्होंने उपवास किया दिल्ली में तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ज्यादा कोई प्रश्न बनने वाला नहीं, थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी पता होनी चाहिए। तो पहला पार्ट आप लोगों का पूरा। कितने वीडियो है? 2 वीडियो है। यदि पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, दोनों वीडियो कंटिन्यू देखें। 3 समस्याओं की हम लोगों ने चर्चा की, जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा की। अंत में एक प्रश्न क्या बनेगा कि स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तब तीनों पार्ट जब हम पढ़ेंगे तब ये बातें आप लोगों की स्पष्ट होगी। जब आपको मॉडल पेपर करवाएंगे उसमें सारे प्रश्न होंगे और उनके उत्तर हाथ से लिखे हुए कि आप लोगों को पीडीएफ भी देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। बने रहे इसी प्रकार से। जल्दी दूसरा अध्याय एक दल का प्रभुत्व, यानी कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की क्या चुनौती थी, उसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे। आप अपना स्नेह बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसको शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। धन्यवाद।